नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 7वें अध्याय की नियंत्रण एवं समन्वय। और इसकी बात करने वाले हम इससे पहले जो छठा अध्याय है उसके दो भाग हैं डाल चुके हैं, और वो 8 नंबर का भाग मतलब 8 नंबर का चैप्टर है। वो जो कक्षा 10 के विज्ञान विषय का छठा अध्याय है वो 8 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो दोनों भाग हैं, यूट्यूब पर हैं, वो आप देख लीजिए इसी चैनल पर। और अब इसकी बात करते हैं बिना किसी देरी के, समय कम बचा है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखें आप, फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? तो सबको पता है तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी यही है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, और यह तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। ठीक है, याद रखें। अगला देखते हैं, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, यानी अपने मानव के शरीर का कंट्रोल कहाँ पर होता है? तो कौन कंट्रोल करता है? दिमाग करता है, दिमाग है ना, मस्तिष्क, मस्तिष्क, दिमाग से याद रखें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आपको मतलब याद हो जाए। ठीक है, तो मस्तिष्क होगा, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होगा? मस्तिष्क होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने और भूख आदि केंद्र पाए जाते हैं? तो ये होते हैं अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पर होते हैं? अग्र मस्तिष्क में। आपने मस्तिष्क की संरचना देखी होगी आपकी, यहाँ पर तो मैं चित्र बना नहीं सकता, बोर्ड नहीं है और ना आप देख पा रहे होंगे, लेकिन आगे शायद चित्र आएगा और अपने किताब में देखा होगा। मस्तिष्क का चित्र भी आप ध्यान में रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ना साथियों, वो होती है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित। किसके द्वारा? मेरुरज्जु द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके बाद देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरुरज्जु में। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, इनसे संबंधित जितने नाम आएंगे ना मेरुरज्जु से ही मतलब आएंगे। ठीक है ना, वो ध्यान रखना आप। मस्तिष्क उत्तरदायी है, देखिए मस्तिष्क किन के लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से होगा, सोचने के लिए, ठीक है, स्पंदन, हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन हो जाएंगे। सारे कार्य हैं इनके लिए मस्तिष्क है वो उत्तरदायी है। ठीक है, इनका सबका नियंत्रण करता है। आगे देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका यानी कि दो न्यूरॉन है, उनके बीच के जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो सिनेप्स होता है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखते हैं, तने की पर्वसंधियों की लंबाई, तने की पर्वसंधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन, तो होगा आपका जिबरेलिन। कौन सा होगा? जिबरेलिन। तने की पर्वसंधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन कौन सा होगा? जिबरेलिन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन स्रावण करती है, हार्मोन। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है? हार्मोन स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन। ठीक है ना, जैसे आपने बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां देखी होगी, जैसे आपके एक तो जो अग्नाशय होती है वो मिश्रित ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं, ये ध्यान रखें आप। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, वो भी ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखें, शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि है, शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि है, शरीर की प्रधान मास्टर ग्रंथि है, तो वो कौन सी होती है? पीयूष, पीयूष। ठीक है, मास्टर ग्रंथि ये प्रधान होती है, मास्टर होती है। अन्य ग्रंथियां जो होती है उनके स्राव पर नियंत्रण करती है। ठीक है ना, कि किस ग्रंथि को कितनी मात्रा में क्या स्रावित करना है, क्या नहीं करना है, उसको ना, इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो उनके दूसरे जो ग्रंथियां होती हैं उनके हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्या होती है? मास्टर ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, नर जनन हार्मोन है, तो नर जनन हार्मोन है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और मादा के अंदर आपको पता है ये दो हार्मोन पाए जाते हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है वो आयोडीन है। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिए साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये। इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है उसकी चर्चा करते हैं। जहाँ पर मुझे लगेगा कि और चीज़ें बताई जा सकती है वो आसपास की चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो आप, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तो आयोडीन। जैसे नमक के अंदर हम आयोडीन लेते हैं, तो आयोडीन की मात्रा अगर कम होगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि थायरोक्सिन ना वो कम बनेगा, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व चाहिए? आयोडीन। आपने नमक में आयोडीन की मात्रा कम ली, इसका मतलब कौन सा हार्मोन कम बनेगा? थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा।
थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो आपकी थायराइड ग्रंथि जो है उसमें सूजन आ जाएगी, वो फूल करके मोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उसे ही कहते हैं गलगंड रोग। ध्यान से सुन लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसे ही कहते हैं गलगंड रोग। गलगंड रोग कहाँ पर होता है? थायराइड ग्रंथि में, जो गले में, ठीक है, इतना समझ लें यहाँ पे कि अपने गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और जो हम भोजन में नमक लेते हैं, उस नमक में अगर आयोडीन की मात्रा कम होगी तो शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, और ऐसे में थायराइड जो होती है वो फूल करके मतलब मोटी हो जाती है, और अपना गला ना वो फूल जाता है, गले में गांठें सी बन जाती है, और उसे ही कहते हैं, कौन सा रोग कहते हैं आपने? घेंगा रोग या गलगंड रोग, ठीक है ना, या ग्वाइट रोग। 3 नाम है, ध्यान रखें, 2 बार बोल रहा हूँ, घेंगा रोग, गलगंड रोग या ग्वाइट रोग। आपसे ऑप्शन में अगर परीक्षा में अगर आता है कि ये किसकी कमी से होता है घेंगा रोग, जिसे मान ला ऑप्शन में आयोडीन दिया है तो आयोडीन की कमी से लिख देना, और हार्मोन का नाम दिया है तो हार्मोन का नाम आ जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। यानी घेंगा या गलगंड रोग थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है या आयोडीन की कमी से होता है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसी से मतलब वो उसी का तत्व है, उसी से बनेगा थायरोक्सिन हार्मोन। तो हार्मोन का नाम दिया तो हार्मोन लिख दें, वरना आप तत्व का नाम दिया तो तत्व लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है। ये इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। ये आ गया प्रश्न, देखो थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये घेंगा रोग होता है। इसको ग्वाइट रोग कहते हैं, इसी को गलगंड रोग कहते हैं, इसी को ग्वाइट रोग कहते हैं, इसी को घेंगा रोग कहते हैं, इसी को गलगंड रोग कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, रिक्त स्थान दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख लें, एब्सिसिक अम्ल जो है, एब्सिसिक अम्ल जो है वो पादप वृद्धि संदमक हार्मोन है। पादप की वृद्धि है उसको संदमित कर देता है ये, तो ये पादप वृद्धि संदमक हार्मोन है। इसके बाद देख लें एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। ये करो या मरो, ठीक है ना, इसके कई नाम है, जैसे आप करो या मरो हार्मोन, ठीक है ना, लड़ो या उड़ो हार्मोन, इस प्रकार से कई नाम दिए हुए हैं इसके। तो ये बहुत ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट है। ये एड्रेनलिन हार्मोन है, शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। आपको ऐसे अगर कई नाम मिलेंगे, करो या मरो हार्मोन कौन सा है, लड़ो या भाग जाओ हार्मोन कौन सा है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा है, तो एड्रेनलिन ही होगा, ठीक है। तो ये संकटकालीन परिस्थितियों में ना इंसान को तैयार करता है निर्णय लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद देखो, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों है ना, वो मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो, बताने को बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन समय कम आपके पास भी मेरे पास भी, तो इसलिए मैं आपको फटाफट ही करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी ध्यान रखें आप, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तथा मेरु तंत्रिकाएं होती है, 2 प्रकार की होती है परिधीय तंत्रिका, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं ये होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परागनलिका का बीजांड की वृद्धि करना किसका उदाहरण है? तो ये रसायनोवर्तन है, रसायनोवर्तन, ठीक है ना। इसमें कई हैं, जैसे प्रकाशनोवर्तन, वो देख लेना, प्रकाशनोवर्तन सारी गतियां हैं वो देख लेना एक बार देखो तो, वरना ये ध्यान में रखना आप, परागनलिका जो होती है आपको पता है कि परागकण यहाँ पर आ जाता है वर्तिकाग्र पर, तो इससे एक नलिका बनती है परागनलिका, ठीक है ना, वो जो बीजांड तक जाती है। तो ये किसका उदाहरण है? रसायनोवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद देख लेना, पौधों में समन्वय एक रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हार्मोन कहते हैं, ठीक है, हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन को प्रेरित करता है, तो ये किसको प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन हार्मोन है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये भी ध्यान रखें भाई, है ना, ये भी ध्यान रखें आप। साइटोकाइनिन हार्मोन है वो इसको प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तंत्रिका उत्तक सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक स्वयं करता है। तो ये सारे तंत्रिका उत्तक क्या करता है? सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक स्वयं करता है। आपको पता होगा, अचानक अगर किसी गर्म चीज़ के आपका हाथ लग जाता है तो अचानक आप हटा लेते हैं, तो उस प्रकार क्रियाएं होती है, वो प्रतिवर्त क्रियाएं होती है। क्या होती हैं? प्रतिवर्त क्रियाएं होती है, वो भी ध्यान रखें आप, ठीक है। तो वो भी कितना जल्दी होता है। तो तंत्रिका उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं? सूचनाओं को मतलब जो शरीर के अंदर मतलब पहुंचाते हैं, उनका संचरण करते हैं, तो वो संचरण बहुत तेज गति से होता है, ठीक है, विद्युत आवेग होते हैं ये।
इसके बाद देखते हैं तंत्रिका उत्तक, ये तो हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं, आकृति बदलकर गति करती हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए ऑक्सिन पादप, ऑक्सिन हार्मोन पादप पर्रों के शीर्ष भाग में संश्लेषित होता है। पादप का जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर का जो टॉप भाग होता है, वहां पर क्या होता है, संश्लेषित होता है। संश्लेषण मतलब बनना। ठीक है ना। आगे देखते हैं, पादप हार्मोन अपने संश्लेषण क्षेत्र से विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। तो ये विसरण और प्रासरण की क्रियाएं होती है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा विसरण किसे कहते हैं, प्रासरण किसे कहते हैं वो समझाऊं। तो आप तो अभी तो टाइम में ऐसा बचा है कि आप इसको बस जैसे तैसे करके आप रट लो जो भी करना है, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं इतना। अब देखते हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये इसकी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग, है ना। आप सामान्य भाषा में हम क्या बोलते थे इसे, जो आम भाषा में ग्रामीण भाषा बता रहा हूँ, जिसमें शुगर करते हैं लोग, इसको शुगर हो गई। तो इसके दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये तो मधुमेह नाम आ सकता है या डायबिटीज नाम आ सकता है, डायबिटीज। ठीक है। अगले देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न आ गए हैं। इसमें देखते हैं एड्रेनलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे काम करता है। तो ये हृदय पर काम करता है ना। प्रतिवर्ती क्रिया तंत्रिका किस भाग द्वारा संचालित की जाती है। तो ये मेरुरज्जु द्वारा की जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा संचालित की जाती है। आगे देखते हैं मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती है। तो कपाल तंत्रिका कहलाती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं कहलाती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपाल तंत्रिकाएं कहलाती है। मानव शरीर में रक्त शर्करा घटाने में कौन सा हार्मोन सहायक है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है ना, क्योंकि ये शर्करा की कमी करेगा तभी तो इसकी मात्रा होनी जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन की कमी होगी तो शर्करा की अधिकता हो जाएगी, तो वही तो मधुमेह रोग होगा आपको। ठीक है ना, समझ आ गया आपके। मतलब इंसुलिन हार्मोन होगा शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में तो ये शर्करा का स्तर घटा देगा। ठीक है ना। और अगर हार्मोन कम हो जाएगा तो शर्करा का स्तर पर्याप्त रूप से घटा नहीं पाएगा, मतलब शर्करा की मात्रा खून में बढ़ जाएगी मतलब आपको मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ स्थित होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। ये मस्तिष्क का चित्र देख लोगे आप तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं सभी अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे कि अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना, अपना खुद का इच्छा से नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे रक्तदाब है, लार आना, वमन, इनको आप अपने ऐसे थोड़ी कि आपकी इच्छा होगी कि हम अपना बीपी कम कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं होता है। तो सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं तना प्रकाश की ओर किस हार्मोन कारण मुड़ता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन कारण मुड़ता है। तना प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण मुड़ता है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन कारण मुड़ता है। आगे देखते हैं मिश्रित ग्रंथि, ये बता चुका हूं मैं, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अग्नाशय ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार। ये प्रश्न भी हो चुका है। ठीक है। रसायनोवर्तन, पादप की जड़ों की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो ये तो है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कैसे हैं देखिए, बात करते हैं। मतलब ये जड़ है, मान लो पौधे की जड़ है, तो ये जड़ जमीन में नीचे की ओर जा रही है, इसकी जड़ों गति किधर हो रही है, जड़ें इधर बढ़ती है, तो जड़ें ऐसे बढ़ रही है, ध्यान दें ऐसे बढ़ रही है। और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी तो पृथ्वी की तरफ ही लगता है ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ जा रही है, जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो ये धनात्मक हो गया। और गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा है और गति इसकी उल्टी साइड में हो तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। और ये धनात्मक है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ लग रहा है धनात्मक है, गुरुत्वाकर्षण बल से उल्टी दिशा में लग रहा है ऋणात्मक है। ऐसे याद रखा करो, ये ऐसे छोटी छोटी ट्रिक आप बना लें, समझ लें, जो भी कर लें, तो इससे क्या होता है बहुत आसान, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है ना, ये जगह जगह नाम आएगा। जैसे ऐसे समझ लो, यहाँ पर ही आ जाते हैं अपन कि पेड़ का जो तना होता है, तने की जो वृद्धि होती है, मतलब जैसे तना है, तना ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ऐसे, तो ये तो उल्टी दिशा में होगा ना गुरुत्वाकर्षण के, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। बस खत्म बात, एक याद होती है दूसरा अपने आप याद। आगे देखते हैं पादप में रासायनिक समन्वय किस रसायन द्वारा होता है, तो हार्मोन द्वारा होता है। पादप में भी रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है, तो ये है थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। अभी पहले मैंने एक बात बताई थी आपको, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत ग्रंथि। प्रश्न की भाषा को समझे आप, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी पूछ ले, है ना, ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन सी है। कोई अब मैं कोई स्पेशल ग्रंथि की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई खास विशेष ग्रंथि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ग्रंथि बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ ग्रंथि नाम आ जाए, सिर्फ ग्रंथि,
तो आपको करना है थायराइड यकृत, ठीक है ना, लीवर। अगर सिर्फ ग्रंथि आ जाए तो आपको करना है लीवर या यकृत। अभी नाम दे दे इसने अंतःस्रावी। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी कौन सी है? क्योंकि ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी में सबसे बड़ी है वो थायराइड है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी है वो थायराइड है। वही थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, और वही थायरोक्सिन जो नमक से बनता है, सॉरी आयोडीन से बनता है, नमक में जो पाया जाता है उससे, ठीक है। अपन साधारण भाषा में नमक ही बोल देते हैं, लेकिन नमक में आयोडीन तत्व होता है, उस आयोडीन तत्व से और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये वही थायराइड है जो गले में पाई जाती है, ये वही थायराइड है जो थायरोक्सिन हार्मोन कमी होने पर ही फूल जाती है और गलगंड या घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। मैंने रिवीजन करवा दिया आपको। पिछला प्रश्न रह गया अपना 41 ऑप्शन। पौधे के किस भाग में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है? तो जड़ और तने के शीर्ष भाग में, जो शीर्ष भाग होता है, सबसे ऊपर का जो टॉप भाग होता है, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, इसकी चर्चा कर चुके हैं। कंट्रोल पैनल अपना कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है भाई साहब, अपना CPU, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मानव शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र एवं, देखिए ये प्रमुख समन्वय केंद्र है मस्तिष्क है। अगर पूरा समन्वय पूछ लिए कौन कौन करते हैं, तो ये अपन तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र करते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और मैन अगर पूछ ले, मुख्य प्रमुख समन्वय केंद्र पूछ ले आपसे, केंद्र तो क्या होगा? मस्तिष्क होगा, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। इसके बाद छुई पादप की पत्तियों में कौन सी गति होती है? तो कंपानुगंचन गति होती है, ठीक है। इसके बाद जंतुओं में सूचनाएं संचारित करने वाले रसायन का नाम लिखिए, तो हार्मोन होते हैं, ठीक है। इसके बाद मस्तिष्क के 3 भाग या क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 50 प्रश्न करने, फटाफट करवा देता हूं मैं, आप लास्ट के 2-3 प्रश्न आपको। और अगर मस्तिष्क किस भाग में भूख से, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, भूख से संबंधित केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में। भूख से संबंधित केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में। भूख से संबंधित केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। भूख से संबंधित केंद्र कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। याद कर ले, 5 बार पढ़ लें, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ लें। अच्छी क्रियाओं की परिशुद्धि, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क भाग ये शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर इस वीडियो को आपने प्यार दिया तो एक वीडियो और बना देंगे। फिलहाल देखो मैं बहुत ज़्यादा लंबे, मेरे पास सुविधाएं नहीं इतनी अपलोड वगैरह करने की, लैपटॉप वगैरह कुछ भी मतलब फिलहाल है, उसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकता, एडिटिंग में दिक्कत है।